नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जुकाम हुआ है, आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन क्योंकि रूटीन है इसलिए इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूं। और आगे की शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी जो लोग नए जुड़े हैं कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये छायावादोत्तर पढ़ रहे हैं, छायावादोत्तर युग के प्रश्नों को। और इसके पहले के जितने भी टॉपिक रहे हैं उन सभी पर वीडियो बनाई जा चुकी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट के नाम से, टीजीटी पीजीटी 2023 हिंदी साहित्य के नाम से, और आप उसे देख सकते हैं। उसमें सभी वीडियो जो कि अभी तक हुई हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल के छायावाद तक, और अभी हम छायावादोत्तर के इन प्रश्नों को ले रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे उम्मीद करूंगी कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो 61 नंबर का है। 61 नंबर यानी कि 61 नंबर से हम शुरू करेंगे, जो कि आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए. रामेश्वर शुक्लंचल, बी. आर.सी. प्रसाद सिंह, सी. नरेंद्र शर्मा, डी. शंभुनाथ सिंह। इनमें से मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अगर आप लाइव सेशन में वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर अपने आंसर टाइप करते रह सकते हैं, और अगर बाद में देख रहे हैं तो भी आप अपने तैयारी को अच्छे से यहाँ पर जांच सकते हैं। मानसलवाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न है, प्रेम और रोमांस के कवि कौन कहे जाते हैं? प्रेम और रोमांस के कवि कहे जाते हैं ए. नरेंद्र शर्मा, बी. बच्चन सिंह, और सी. रामेश्वर शुक्लंचल, डी. माखनलाल चतुर्वेदी। बी यहाँ पर बच्चन सिंह नहीं, सॉरी, हरिवंश राय बच्चन है। और इनमें से कौन कहे जाते हैं प्रेम और रोमांस के कवि? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी. रामेश्वर शुक्ल अंचल को प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। इसके पहले आपने पढ़ा था हरिवंश राय बच्चन को छई रोमांस का कवि कहा जाता है। इस प्रकार से लिखा हुआ था, छई रोमांस का कवि। वो भी, वहाँ पे भी रोमांस जुड़ा हुआ था और यहाँ पे भी प्रेम और रोमांस यानी कि रोमांस दोनों के उसमें आता है, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अपराजिता, लाल चूनर, विराम चिन्ह रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो सही ऑप्शन लेंगे सीधे, ए ऑप्शन अंचल जी की हैं, यानी कि रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। अगला प्रश्न है, मधुलिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1938, बी 1942, सी 1939, डी 1940। इसमें से मधुलिका का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। मधुलिका भी अंचल की रचना है। इसका जो सही प्रकाशन वर्ष है वो है 1938। अगला प्रश्न है, मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में देखने को मिलती है? मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में देखने को मिलती है? ए बच्चन, बी अंचल, सी आर.सी. प्रसाद, डी शंभुनाथ सिंह। तो इनमें से किस में देखने को मिलती है? तो ये मिलती है अंचल के काव्य में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सी रचना आर.सी. प्रसाद सिंह की नहीं है? ए कलापी, बी संचयिता, सी जीवन और यौवन, डी करील। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, रचना पूछी गई है आर.सी. प्रसाद सिंह की। तो इसमें से कौन सी रचना जो कि उनकी नहीं है, बाकी तीन अन्य उनकी रचनाएं हैं। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करील, वो अंचल जी की रचना है। करील यानी कि रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, और बाकी सभी रचनाएं कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, ये सभी आर.सी. प्रसाद सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी के रचनाकार कौन हैं? प्रभात फेरी के रचनाकार ए आर.सी. प्रसाद सिंह, बी नरेंद्र शर्मा, सी हंस कुमार तिवारी, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस रचना के रचनाकार हैं 67 यानी कि नरेंद्र शर्मा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इससे थोड़ा सा एक मेरे साथ एक प्रसंग जुड़ा हुआ है इस रचना से, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे जब मैं छोटी थी, वही 9-10 की क्लासेज में, तो मेरे यहाँ विद्यालय में जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये सभी आने वाले होते थे, तो पहले से जो फेरी होती है,
बच्चों की जो रैली निकाली जाती है उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी। और उस दिन सुबह 5 बजे से ही बच्चों को बुला लिया जाता था और लगभग 2 घंटे की फेरी होती थी, जिसको सर लोग कहते थे प्रभात फेरी है। तो वो प्रभात फेरी जब मैंने बाद में जब पढ़ना शुरू किया, मतलब इन रचनाओं को देखा, और जब ये प्रभात फेरी मेरे सामने रचना आई तो मेरे सामने वही प्रभात फेरी जो सुबह सुबह हम लोग करते थे साल में 3 बार, तो वो याद आ गई कि हाँ देखो वो भी क्या दिन थे, और शायद उसी के ऊपर नरेंद्र शर्मा ने ये रचना लिखी होगी। तो इसको बहुत सर्च करने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाई। मगर हाँ, ये एकदम कंफर्म रूप से याद हो गया कि प्रभात फेरी की रचनाकार जो है वो नरेंद्र शर्मा है, क्योंकि बहुत मतलब टच करने वाली स्टोरी थी और नाम भी वैसा था। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ से जुड़े होते हैं और उसको किसी न किसी चीज़ से जोड़ के देखते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए स्थायी बन जाती है। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रवासी के गीत का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1938, बी 1939, सी 1949, डी 1950। इसमें से कौन सा है प्रकाशन वर्ष प्रवासी के गीत का? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1938। अगली रचना है अनागत। ये रचना किसकी है? ए अंचल, बी नरेंद्र शर्मा, सी हंस कुमार तिवारी, डी श्रीपाल सिंह छेम। तो ये रचना किसकी है? अनागत। तो ये रचना है हंस कुमार तिवारी की। ये कुछ नए नए नाम आप सुन रहे हैं, आरसी प्रसाद सिंह, हंस कुमार तिवारी, श्रीपाल सिंह छेम और नरेंद्र शर्मा तो पुराने, देवराज, दिनेश, ये सारे जो नए नए नाम हैं ये सभी इस छायावादोत्तर युग के कवियों में इन लोगों का नाम देखने को मिलता है, जिसमें इनकी रचना अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है परीक्षा का, तो वो ज़रूरी नहीं है उसमें पुराने जो पहले अभी तक परंपरागत प्रश्न बन रहे थे वैसे ही बने। तो इन लोगों को भी आपको अपने टच में रखना है, अपने ध्यान में रखना है कि हाँ इनकी भी ये रचना पूछी जा सकती है। तो ये सब उसी का युग से संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न जो है आपके लिए संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है नीलम ज्योति और संघर्ष किसकी रचना है? तो ए हंस कुमार तिवारी, बी नरेंद्र शर्मा, सी श्रीपाल सिंह छेम, डी शंभुनाथ सिंह। मैंने अभी ऊपर कहा था कुछ नए नए नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है आप इनसे परिचित ना हो, लेकिन आज सुन के इसको परिचित भी हो जाएंगे और आगे से इनके ऊपर ध्यान भी जाएगा, क्योंकि जब तक हम किसी को पढ़ते नहीं हैं तब तक हमारा ध्यान भी उन पर नहीं जाता है। जिसके बारे में हम जानते ही ना हो तो गेस भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नीलम ज्योति और संघर्ष रचना जो है ये है सी श्रीपाल सिंह छेम की। इनमें से कौन सी रचना गोपाल सिंह नेपाली की नहीं है? अब एक नया नाम फिर सुनने में आ रहा है, गोपाल सिंह नेपाली। तो इसमें से कौन सी रचना इनकी नहीं है? ए पंछी, बी कर्णफूल, सी हमारी राष्ट्रवाणी, डी उमंग। तो इसमें से जो कर्णफूल रचना है बी ऑप्शन, ये वाली नरेंद्र शर्मा की है और बाकी पंछी, हमारी राष्ट्रवाणी, उमंग ये सभी गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना शंभुनाथ सिंह की नहीं है? फिर नया नाम है कवि का और ये है शंभुनाथ सिंह। इनकी कौन सी रचना नहीं है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपको कवि की 3-3 रचनाएं जो महत्वपूर्ण है वो तैयार हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए नहीं वाला क्वेश्चन ज़्यादा सुटेबल होता है और ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आए, हो सकता है आपसे एक ही रचना पूछी जाए, लेकिन यहाँ पर याद करने के लिए इन 3-3 को एक साथ ऑप्शन में रखा गया है। ए रूप रश्मि, बी दीवालोक, सी पुरवैया के नूपुर, डी समय की शिला पर। तो यहाँ पर जो रचना इनकी नहीं है शंभुनाथ सिंह की वो है सी पुरवैया के नूपुर, जो कि देवराज दिनेश की रचना है। एक नया नाम फिर से हमारे सामने है, देवराज दिनेश, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कवि हैं देवराज दिनेश, इनकी रचना है पुरवैया के नूपुर। और अगले प्रश्न पर बात करें तो यहाँ पर फिर माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि जिनसे हम बहुत परिचित हैं, उनका जन्म पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ? ए निजामाबाद, बी फर्रुखाबाद, सी होशंगाबाद, डी अहमदाबाद। तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है होशंगाबाद में। ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है और इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। इनके ग्राम का नाम था बाबई इस प्रकार से, और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से
संबंध रखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बाबई ग्राम में हुआ था 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ए दिनकर, बी अंचल, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नरेंद्र शर्मा। तो ये बहुत फेमस प्रश्न है। तो सी है यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। इसमें से जो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से एक तरफ रचना लिखी हुई है, एक तरफ रचनाकार लिखे हुए हैं। एक रचना ऐसी है जिसका कि नाम यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके लेखक या कवि का वो गलत है, उसे पहचानना है, वो सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। अंकुरिता, विद्यावती, कोकिल, अनंत के पथ पर, हरिकृष्ण प्रेमी, उर्मिया, तारा पांडे और बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, रामदरस मिश्र। तो इसमें से जो रचना आपको लग रही होगी उसे आप अब तक लिख चुके होंगे। फिलहाल सही उत्तर लेते हैं, सी है उर्मिया। उर्मिया रचना जो है वो तारा पांडे की नहीं है, बल्कि ये रचना उपेंद्रनाथ आस्क की है। ठीक है, उपेंद्रनाथ आस्क की ये रचना है उर्मिया, तो इसलिए ये रचना सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न फिर इसी प्रकार से है, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं इसमें क्या है? बाजार को निकले लोग, रामदरस मिश्र, एकलव्य, हरिकृष्ण प्रेमी, रूप अरूप, जानकी वल्लभ शास्त्री, आकाश गंगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें कौन सी रचना है जो सुमेलित नहीं है? तो वो है बी ऑप्शन, एकलव्य। हरिकृष्ण प्रेमी इसके रचनाकार नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार जो हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी दो रचनाएं इस ऑप्शन में है, इस प्रश्न में है, एकलव्य और आकाश गंगा। तो यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी वाला जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, संगत युग्म नहीं है। वही सुमेलित नहीं वाला उसका पर्याय है, संगत युग्म नहीं है। अब किसे बनवास दोगे? शैलेश जैदी, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त, ऋतमवरा केदारनाथ सिंह प्रभात, सेतुबंध देवकी नंदन विभव। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है जो कि सुमेलित नहीं है? तो सेतुबंध जो है ये वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देवकी नंदन विभव दिया गया है, जबकि ये रचना केदारनाथ सिंह प्रभात की है। ये केदारनाथ सिंह वो वाले नहीं हैं प्रगतिवाद वाले, ये छायावादोत्तर के हैं और इनका नाम केदारनाथ सिंह प्रभात है। इनके नाम के आगे प्रभात जुड़ा हुआ है। एक नया नाम ये भी है, सेतुबंध। बाकी रचनाएं जो दी गई हैं, अब किसे वनवास दोगे, ये शैलेश जैदी की है, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की है, ऋतमवरा केदारनाथ सिंह प्रभात केदारनाथ सिंह प्रभात की है। ऊपर वाला ऑप्शन ऋतमवरा और सेतुबंध ये दोनों ही रचनाएं इनकी हैं। अगला प्रश्न है, गलत जोड़ा है। इसमें गलत जोड़ा कौन सा है? निशा निमंत्रण, बच्चन जी, किरण बेला, अंचल, शंख ध्वनि, प्रसाद, कदली वन, नरेंद्र शर्मा। तो इसमें जो शंख ध्वनि है, शंख ध्वनि प्रसाद वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें ये रचना किसकी है। ये यहाँ पे मेरे पास इस समय नोट डाउन नहीं है। शंख ध्वनि ये रचना किसकी है, इसे आप मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, इसे आप ढूंढकर जरूर लिखें। बाकी निशा निमंत्रण बहुत फेमस रचना है बच्चन जी की, किरण बेला अंचल की है, कदली वन नरेंद्र शर्मा की है। फिर है गलत जोड़ा है, लाल चूनर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, प्रवासी के गीत, बच्चन, क्वासी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, करील, अंचल। तो अब इसमें जो सही ऑप्शन है वो है जो कि गलत है, तो वो है प्रवासी के गीत, बी ऑप्शन। ये बच्चन की नहीं है बल्कि नरेंद्र शर्मा की है, जिनकी की प्रभात फेरी है, नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत। बाकी क्वासी रचना जो ये वाली आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूँगी, ये बहुत पूछी जाती है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। लाल चूनर भी बहुत पूछी जाती है, खासकर नेट के एग्जाम में, तो इन रचनाओं को आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा की रचना है इनमें से कौन सी? ए मिट्टी और फूल, बी बहुत रात गए, सी द्रौपदी, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की है? तो ये सभी हैं, डी ऑप्शन। मिट्टी और फूल, बहुत रात गए, द्रौपदी, ये सभी नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, रामदरस मिश्र की रचना है। इनमें से रामदरस मिश्र की कौन सी रचना है? बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, बाजार को निकले हैं लोग, उपर्युक्त सभी। तो ये इसमें से कौन सा सही होगा?
तो ये सही है रामदरस मिश्र की रचना, जो कि उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर सभी होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा की रचना है, इनमें से सुमित्रा कुमारी सिन्हा की रचना कौन सी है? बिहाग, पंथिनी, आशा पर्व, उपर्युक्त सभी। तो ये नया नाम आप देख रहे होंगे, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, ये इनकी तीनों रचनाएं हैं, उपर्युक्त सभी। और इस तरह के प्रश्न आपके लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं कि एक ही प्रश्न में आप एक कवि या कवित्री की समस्त मतलब 3-3 रचनाओं को तैयार कर सकें। तो विहाग, पंथिनी, आशा पर्व ये सुमित्रा कुमारी सिन्हा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, इनमें से कौन सी है? तो रूपराशि, निशीथ, चंद्र किरण, उपर्युक्त सभी, ये वाला ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। ये तीनों ही रचनाएं रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरजय किसका प्रबंध काव्य है? उत्तरजय ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी नरेंद्र शर्मा, सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, डी हरिवंश राय बच्चन। उम्मीद है अब तक के आपने अपने उत्तर को दे दिया होगा। इसका हम सही उत्तर लेते हैं तो बी है नरेंद्र शर्मा, यानी उत्तरजय जो प्रबंध काव्य है ये नरेंद्र शर्मा का है। अगला प्रश्न है, मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या दुख देखे, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है, सीधे आंसर लेंगे बच्चन जी की। पंक्तियों में हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं आपको समय देंगे। अगला प्रश्न है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल की नहीं है? वो है डी ऑप्शन रिमझिम, गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। थोड़े से कम क्वेश्चन बचे, इनको स्पीड में थोड़ा सा लेंगे और आज ही छायावादोत्तर युग को हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो रिमझिम जो है वो गोपाल सिंह नेपाली की रचना है, ये इनकी नहीं है शुक्ल अंचल जी की। बाकी सभी बरसांत के बादल, किरण वेला, विराम चिन्ह ये सभी अंचल की रचनाएं हैं। हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। हिंदी का वायरन कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, निम्न पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ये सभी पंक्तियां हैं, इनको आपको सुमेलित करना है, तो इनको हम सुमेलित कर देते हैं सीधे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। आप ध्यान से देख लें, इसके आंसर को देने के लिए हमारे पास थोड़ा सा समय कम है और मैं सोच रही हूँ आज की इस वीडियो में जितने भी ये प्रश्न बचे हैं उनको कवर कर दूँ। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, तो ये है भगवती चरण वर्मा की पंक्ति। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की। और अरे मूर्ख क्यों ममता थी सियाराम शरण गुप्त की। इस प्रकार से ये चारों कविताएं हमने पंक्तियां ले ली। इनके ऑप्शन हम नहीं दिखा पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर भी हम सुमेलित करेंगे इस प्रकार से कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। तो ये पंक्ति किसकी है? ये है दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की। और सहे वार पर वार अंत तक, ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की। और ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ये है, यहाँ पर एक ऑप्शन ही टाइप नहीं है। चलिए इसको हम ले लेते हैं, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको करेक्शन कर लीजिए अपनी बुक में, ये इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। अगला ऑप्शन था इसमें प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, जो कि रचना थी माखनलाल चतुर्वेदी की। यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया है, इसकी जो पंक्ति है वो थी प्राण अंतर में लिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारे लिए थोड़ा बेकार ही था, लेकिन हमने यहाँ पर ले लिया है। अगला प्रश्न, निम्न रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो ये सभी रचनाएं हैं जिनको आप देख सकते हैं, इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है और इसका हम आपको ऑप्शन दिखा देंगे। भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर रचना आकारों लिखा है, इसको ये गलत है, रचनाकारों होना चाहिए। और सभी देख लीजिए इसमें अच्छे से, फिर इसके हम ऑप्शन को आपको नेक्स्ट पेज पर चलिए छोड़ देते हैं और दिखा देते हैं, इसमें बता देते हैं सीधे। तो पहले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन और फिर हैं भगवती चरण वर्मा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, ये वाला ऑप्शन सही है। ये कालक्रमानुसार है। ये 1904 में बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा 1903 में, ये हैं 1897, ये 1903 में ये हैं भगवती चरण वर्मा और ये हैं 1897 में। और सुभद्रा कुमारी चौहान है 1904 में, रामधारी सिंह दिनकर है 1908 में। तो इस तरह से ये इनका जन्म वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो कालक्रम के अनुसार लगाना है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी को। और इनका जो सही ऑप्शन है वो हम सीधे लेंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, तो इनका जो जन्म वर्ष है यानी पहले प्रसाद आएंगे, फिर निराला आएंगे, फिर पंत है, फिर महादेवी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। प्रसाद जी का जो जन्म वर्ष है वो है 1889 और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वर्ष 1896, पंत जी का 1900 है और महादेवी जी का 1907 है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हुआ। नेक्स्ट है निम्न रचनाओं को कालक्रम से लगाएं। इनके ऑप्शन भी नहीं दिए गए हैं, तो इनको वैसे भी आपको अपने हिसाब से ही लगाना था, मतलब नीचे इनका कोई कूट नहीं दिया गया है। जो ऊपर वाला प्रश्न था उसमें भी नहीं दिया गया, इसमें भी सिंगल वाला है। ठीक है, तो इसमें रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इसमें से जो ए ऑप्शन है वही सही है। मधुशाला जो प्रकाशित हुई वो प्रकाशित हुई थी 1935 में, मधुबाला इसके बाद 1 साल बाद 36 में, मधुकलश 1 साल बाद 37 में और निशा निमंत्रण 1 साल बाद 38 में। यानी इनकी रचनाओं को याद करना बहुत आसान है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण बच्चन जी की 35, 36, 37, 38। तो इस प्रकार से आज हमारे जो है छायावादोत्तर युग के ये 92 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और यहीं पर छायावादोत्तर युग हमारा समाप्त होता है। मतलब जो उसके मुख्य मुख्य क्वेश्चन थे वो समाप्त होता है। इसकी एक शाखा जो आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रगतिवाद, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो कल होगी वो होगी प्रगतिवाद पर। तो आप ज़रूर रात 9 बजे यहाँ पर शामिल हो। ये क्लास चलेगी 9 बजे। ठीक है, तो डेली जो है 9 बजे ये क्लासेज होती हैं और इसमें आपको वस्तुनिष्ठ रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। आप सभी लोग ज़रूर देखें और अन्य लोगों को शेयर भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सुझाव भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं कल की रात में क्लास में 9 बजे फिर से। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।